हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए करमबीर लठवाल नो द टैक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एमएसएमई एक्ट 2006 के बारे में। दोस्तों इस टॉपिक पर हम पहले से वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने इस एक्ट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लेनी है तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहां पर आप जाकर उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो इसके कुछ इंपोर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट था, किस तरीके से उसको फुलफिल करने के लिए इस एक्ट के अंदर कौन कौन से सेक्शन हैं जो एमएसएमई को हेल्प करते हैं। तो आइएगा देखते हैं हम आज का वीडियो कि कौन कौन से सेक्शन हैं वो जिसमें एमएसएमई को हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये एमएसएमई एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट था टू रेगुलेट द क्रेडिट पीरियड एंड टू इम्प्रूव लिक्विडिटी ऑफ पोजीशन ऑफ एसएमई, यानी कि एसएमई है या एमएसएमई एक ही बात है। तो एमएसएमई की जो लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस एक्ट में कौन कौन से सेक्शन लाए गए जिससे एसएमई की लिक्विडिटी इम्प्रूव हो। तो दोस्तों ये एक सेक्शन है, सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट 2006, जिसमें बायर लाइबल टू मेक पेमेंट, यानी कि बायर की लाइबिलिटी है पे करने की, किसको? सप्लायर को। वेयर एनी सप्लायर सप्लाई एनी गुड्स और सर्विसेज द बायर, यदि कोई भी सप्लायर है और वो बायर को सप्लाई कर देता है कोई भी गुड्स या फिर सर्विस, यानी वो किसी भी चीज में डील करता है, गुड्स में डील करता हो या सर्विस में डील करता हो, ठीक है, और वो सप्लाई करता है बायर को, तो बायर उसको पेमेंट करेगा, कंपलसरी पेमेंट करेगा, मेक पेमेंट, ठीक है, देयर ऑफ ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड द सप्लायर इन राइटिंग। यदि राइटिंग में उनका कोई एग्रीमेंट है तो उस जो डेट है एग्रीमेंट के अंतर्गत जो मेंशन है उस डेट को या उससे पहले बायर की लायबिलिटी है पेमेंट करने की। और वेयर जहां पर नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट में नहीं है, राइटिंग में कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन दिस भी आप किसके बारे में? पेमेंट करने के, यानी कि क्रेडिट के बारे में, क्रेडिट पीरियड के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो बिफोर द अपॉइंटमेंट डेट, जो अपॉइंटमेंट डेट है जो उससे पहले जो है बायर की लायबिलिटी है सप्लायर को पेमेंट करने की। इन नो केस द period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceeds 14 days, यानी कि 45 डेज, सॉरी, जो 45 डेज हैं 45 दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट की जाएगी यदि उन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। ठीक है, किस डेट से? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस की डेट से, और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस, यानी क्या? तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस से के 45 दिन के अंदर वो पेमेंट करेगा बायर सप्लायर को। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो डेट है, जैसे अभी हमने इसमें देखा कि जो अपॉइंटमेंट डेट क्या है, ये बड़ी रिलेवेंट डेट है, क्योंकि यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हमें अपॉइंटमेंट डेट देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो 55 जो डेज की कैलकुलेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। ठीक है, कि जो डे ऑफ एक्सेप्टेंस है वो क्या है, डे ऑफ एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि डे ऑफ एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है। तो इसके बाद डीम्ड एक्सेप्टेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इनकी डेफिनेशन दी गई है इस एक्ट के अंदर कि जो डे अपॉइंटमेंट डेट क्या है, अपॉइंटेड डेट क्या है, अपॉइंटेड डेट है द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि जो एक्सेप्टेंस डेट है उसके 15 दिन के खत्म होते ही डे ऑफ अपॉइंटमेंट डेट आ जाएगी। ठीक है, 15 दिन समाप्त होने किसके? एक्सेप्टेंस डेट के 15 दिन खत्म होने के बाद अपॉइंटमेंट डेट उसे मान लिया जाएगा। यदि 15 दिन 30 तारीख को खत्म हो जाते हैं तो अपॉइंटमेंट डेट 1 तारीख होगी। ठीक है,
उससे अगली तारीख होगी अपॉइंटमेंट डेट। उसके बाद है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, यानी कि अपॉइंटेड जो डे है, अपॉइंटेड डे को जानने के लिए कि हमारा अपॉइंटेड डे कौन सा है, तो उसके लिए हमें डे ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्टेंस जानना होगा। अब डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? डे ऑफ एक्सेप्टेंस है द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी, यानी कि जिस डेट को हमने माल एक्चुअली डिलीवर कर दिया, सर्विस दे दी, ठीक है, जिस दिन एक्चुअल सर्विस रेंडर की या हमने वो माल दे दिया, उससे हम डे ऑफ एक्सेप्टेंस मानेंगे। इन केस ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्शन, यदि कोई ऑब्जेक्शन है, माल में कुछ कमी है या सर्विस में कुछ कमी है, तो उसके बाद जो विद इन 15 दिन हम मान लेंगे कि उस रिजेक्शन को दूर करने के लिए 15 दिन और मिलने चाहिए उसे, ठीक है। द डे ऑन विच सच ऑब्जेक्शन इज रिमूव बाय द सप्लायर, ठीक है। उसके बाद आती है डीम्ड एक्सेप्टेंस। क्या है? द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो अब हम इसे देखें कि जो डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, जिस दिन हमने माल एक्चुअल में डिलीवर कर दिया, और अपॉइंटेड डेट क्या है, उस डे ऑफ एक्सेप्टेंस के 15 दिन आगे की जो डेट होगी वो अपॉइंटेड डे होगा। और ऑब्जेक्शन के केस में हमारी डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगी, जो डिलीवरी है उसके जिस दिन ऑब्जेक्शन रेज किया उससे आगे 15 दिन और जोड़ देंगे। तो उस केस में जो अपॉइंटेड डेट होगी, 15 दिन तो ऑब्जेक्शन वाले और 15 दिन डे ऑफ एक्सेप्टेंस से आगे जो 15 दिन और जोड़ देंगे, यानी कि एक्सेप्टेंस जो डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी से आगे 30 दिन जोड़ देंगे, तो वो डेट आ जाएगी हमारी अपॉइंटेड डे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसे इस एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि हमारी जो अपॉइंटेड डे कौन सा होगा हमारे केस में, ठीक है, डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगी और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या होगी, और इसके लिए हमारा जो है पेबल जो आएगा कितने दिन, ठीक है, का विद इन कितने दिन के अंदर हमें पेमेंट मिल जाएगी, और उसमें नेट क्रेडिट पीरियड क्या रहेगा। तो जो हमारा सिनेरियो फर्स्ट है, हम देखते हैं नो एग्रीमेंट, कोई रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है और न ही कोई ऑब्जेक्शन है। तो उस केस में हमें डे ऑफ एक्सेप्टेंस से ही, यानी कि डे ऑफ डिलीवरी से जो हमारी डीम्ड एक्सेप्टेंस है उससे आगे 15 दिन के अंदर हमें पेमेंट मिल जानी चाहिए। तो इस केस में डिलीवरी की डेट से 15 दिन के बाद हमें पेमेंट मिल जाएगी। तो हमारा क्रेडिट पीरियड क्या होगा, इसमें 15 दिन होंगे। तो उसके बाद जो सेकंड सिनेरियो है उसमें हम देखते हैं कि कोई एग्रीमेंट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्शन लग गया, कोई क्वेरी है, तो उसमें जो हमारा अपॉइंटेड डेट जो बनेगा, डे ऑफ एक्सेप्टेंस जो होगा उसमें 15 दिन ऐड कर दिए जाएंगे डेट ऑफ डिलीवरी में। तो क्या हो जाएगा, 15 जो हमारा जो पेबल अमाउंट जो बन जाएगा, कितने दिन का इसमें क्रेडिट होगा, 30 डेज का। 30 डेज का क्यों, जो हमारा जो डेट है, डेट ऑफ डिलीवरी, जो अपॉइंटेड डेट है 15 दिन उसके और 15 ऑब्जेक्शन के, तो 15 + 15 30 डेज इसमें हो जाएगा। और जो हमारा नेट क्रेडिट पीरियड बन गया वो बन गया हमारा 30 डेज, 15 दिन ऑब्जेक्शन के लिए और ऑब्जेक्शन वाले, और 15 दिन जो हमारा डे ऑफ डिलीवरी से आगे जो हमारी ड्यू डेट बनती है वो 15 दिन की। उसके बाद जो हमारा थर्ड सिनेरियो बनता है, एग्रीमेंट है बट क्वेरी नहीं है, तो उस केस में हमारे 45 दिन होंगे उसके डेट ऑफ डिलीवरी से। तो इसके लिए जो हमारी जो है 45 दिन की, यदि एग्रीमेंट है क्वेरी नहीं है, तो हमारा जो क्रेडिट पीरियड होगा 45 दिन का होगा। उसके बाद एग्रीमेंट भी है और क्वेरी भी है, यानी कि एग्रीमेंट में भी है कि हमें इतने दिन में पेमेंट करनी है जो भी है, और क्वेरी भी लग गई, तो उस केस में मैक्सिमम 45 डेज फ्रॉम द डीम्ड डिलीवरी से 45 दिन हो जाएंगे, और एक्सेप्टेंस 15 डेज फ्रॉम द डिलीवरी के लिए एक्सेप्टेंस डेज, यानी कि डीम्ड एक्सेप्टेंस से आगे 45 दिन। ऑब्जेक्शन लगाया तो उस केस में 15 दिन एक्स्ट्रा, 15 दिन प्लस 45 दिन, टोटल हमारे जो 60 डेज हो गए जो हमारा क्रेडिट पीरियड होगा, यदि हमारे पास एग्रीमेंट भी है और ऑब्जेक्शन भी है किसी भी पॉइंट पर, तो हमें 60 दिन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें पेमेंट मिल जानी चाहिए। यदि हमें बायर ये पेमेंट इस स्पेसिफाइड जो क्रेडिट पीरियड है 15 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में, 60 दिन में भी यदि हमें पेमेंट नहीं मिलती है, तो हमें जो बायर है वो लाइबल है ब्याज पे करने के लिए। ये कौन सा सेक्शन बोलता है कि वो ब्याज देगा, कितने % ब्याज देगा, वो इस सेक्शन में लिखा गया है, सेक्शन नंबर 16, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, ठीक है।
वेयर एनी बायर फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर एज पर सेक्शन 15, यानी कि 15 सेक्शन के अंदर जो कंडीशन दी गई हैं, 15 दिन का क्रेडिट पीरियड है हमारे पास, या हमारे ऊपर 30 दिन का क्रेडिट पीरियड अप्लीकेबल है, 45 का है, 60 का, जो भी क्रेडिट पीरियड हमारे ऊपर अप्लीकेबल है, यदि विद इन दैट क्रेडिट पीरियड हमें पेमेंट नहीं मिलती तो ही इज लाइबल टू पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट विद मंथली एट द 3 टाइम्स ऑफ आरबीआई रेट, यानी कि बैंक रेट के 3 गुने टैक्स इंटरेस्ट रेट से, कंपाउंड, वो भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट लगेगा, उसे हमें ब्याज देना होगा। एग्जाम्पल के लिए यदि हमारा बैंक रेट 7.25 है तो इसका 3 गुना जो है 21.75% के हिसाब से बायर सेलर को ब्याज पे करेगा, वो भी मंथली बेसिस पर इसकी कैलकुलेशन होगी और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से उसे हमें ब्याज देना होगा, किसे, बायर के द्वारा सप्लायर को। उसके बाद जो पेमेंट ऑफ जो इंटरेस्ट होगी वो सेक्शन 17 में कहता है बायर शैल बी लाइबल टू पे द अमाउंट विद इंटरेस्ट। सेक्शन 17 कहता है कि बायर के द्वारा जो उसकी पेमेंट होगी, जो सेक्शन 15 में है जो उसके आउटस्टैंडिंग, और 16 में जितना ब्याज बना उतना, वो पेमेंट जो अमाउंट है विद इंटरेस्ट पे करेगा, प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16 में जो ब्याज लगा है उसकी लाइबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की बायर की अंडर एमएसएमई एक्ट 2016, सॉरी 2006। अब इसके बाद क्या होता है, यदि वो जो बायर है उसको पेमेंट नहीं करता विद इन टाइम तो क्या होगा, डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा बायर और सेलर के बारे में। तो उस केस में एक एमएससी जो फैसिलेशन काउंसिल बनाया गया है, तो बायर जो है, सॉरी सप्लायर जो है, एमएससी फैसिलेशन काउंसिल के पास जा सकता है और उसमें क्या है वो अपना केस फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी सप्लायर इसके यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करेगा अंडर सेक्शन 18 के अंतर्गत, तो वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के जो प्रोविजन है 1996 का जो ये एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड जो कंसोलेशन एक्ट 1996 के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 6581 जो है, सारे के सारे सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो उसमें एक जो बिचौलिया आएगा, वो बिचौलिया कोशिश करेगा, कौन बिचौलिया होगा, एमएसई फैसिलेशन काउंसिल आएगा उन दोनों के बीच में, उन दोनों को साथ में बिठाएगा, उनकी जो है राजीनामा करवाएगा। यदि उनको राजीनामा नहीं करवा पाता तो क्या करेगा, केस फाइल हो जाएगा। यदि वो फेल हो जाता है उस काम में, उनके डिस्प्यूट को क्लोज करने में आर्बिट्रेशन के द्वारा, तो इस एक्ट के तहत उनका जो है केस फाइल हो जाएगा, एज इफ द आर्बिट्रेशन वाज इन परसुएंस एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, यदि वो उसने जो पहले एप्लीकेशन फाइल की थी, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद क्या होगा, उनका समझौता नहीं होता, तो उस केस में वो केस जो है केस बन जाएगा, एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी जो एमएससी फैसिलेशन काउंसिल के पास, और उस जो है उस केस का जो निपटारा करना होता है एमएसएमई फैसिलेशन काउंसिल के द्वारा, तो वो 90 दिन के अंदर उस केस का जो निपटारा किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ, किस डेट से, मेकिंग सच रिफरेंस, यानी कि जिस डेट को वो एप्लीकेशन उसने फाइल की थी और जिस डेट को वो एप्लीकेशन उसके एक केस में तब्दील हो गई, उस डेट से 90 दिन के अंदर उस कोर्ट के द्वारा उसका निपटारा किया जाएगा, यानी कि एमएसएमई समाधान का जो प्रोसेस है वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। और यदि इसके लिए जो बायर है जिसे पेमेंट करनी है, वो यदि किसी अदर कोर्ट में जाना चाहता है तो फाइल नहीं कर सकता। कब तक फाइल नहीं कर सकता, जब तक वो टोटल आउटस्टैंडिंग का 75% सप्लायर को अमाउंट पे न कर दे। अब ये क्या कहता है सेक्शन, नो एप्लीकेशन फॉर सेटिंग aside एनी award shall be entertained by any court unless the applicant, not being a supplier, has deposit with its 75% ऑफ द अमाउंट, यानी कि जब तक बायर 75% जो सप्लायर को पेमेंट नहीं करता तब तक कोई भी कोर्ट उसकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन द कोर्ट शैल order of such percentage of the amount deposit shall be paid to the supplier as it consider reasonable,
यदि कोर्ट को में वो पेंडिंग है और कोर्ट चाहे कि वो जो रीजनेबल जो भी अमाउंट है वो उतना जमा करवा दे, तो कोर्ट के हिसाब से जो भी रीजनेबल अमाउंट है उसे जमा करवा के तो कोर्ट उसकी जो उसके एप्लीकेशन को है उसके बाद में सुनेगा। जब तक कब सुनेगा? जब उसका जो बैलेंस है वो पैसा है तो 75% तक वो जमा करवा देगा तो बायर की बात आगे सुनी जाएगी, अदरवाइज नहीं सुनी जाएगी किसी भी कोर्ट में। उसके बाद है डिस्क्लोजर का। अब डिस्क्लोजर का क्या है, इस एक्ट के अंतर्गत एक सेक्शन 22 है जिसमें डिस्क्लोजर की जो है कंडीशन है, किसको डिस्क्लोजर, कौन डिस्क्लोजर देगा? बायर डिस्क्लोजर देगा। सेक्शन क्या कहता है? एनी बायर रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, यानी कि जो एमएसएमई एक्ट है बहुत सारे लॉ को सुपरसेड करता है। उस किसी भी बायर का यदि किसी भी एक्ट में ऑडिट है तो सच बायर शेल फर्निश द 5 पॉइंट इनटू इन हिज एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में इन जो 5 पॉइंट हैं इन पर वो अपनी डिस्क्लोजर देगा। 5 पॉइंट कौन कौन से? इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेड बियॉन्ड ड्यू डेट, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर बायर ने कितना अमाउंट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे किया है। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने लिखा है कि 9 लाख रुपए उसने प्रिंसिपल पे किया और 1 लाख रुपए ब्याज पे किया है ड्यूरिंग द ईयर। सेकंड जो डिस्क्लोजर किसके बारे में? इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है इस साल का। आउटस्टैंडिंग कितना हमने लिखा कि एमएसएमई को हमने 15 लाख रुपए देने हैं और 1.5 लाख रुपए का ब्याज देना है। ये ब्याज की कैलकुलेशन कैसे हो गई? सेक्शन 16 के हिसाब से, जो रेट सेक्शन 16 में बताई गई है और सेक्शन 15 में जो उसके मैक्सिमम जो क्रेडिट पीरियड था वो 60 दिन निकाल के जितने भी पीरियड अभी हमारा बाकी है उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट किसका डिस्क्लोजर देना है? इंटरेस्ट ड्यू फॉर प्रिंसिपल पेड बियॉन्ड ड्यू डेट। ठीक है, आउट ऑफ 2 जो हमारा 2 है जो पॉइंट नंबर जो हमने पे करना है आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड में जो 15 लाख और 1.5 लाख रुपए, इसमें से हमने बताना है जो इंटरेस्ट ड्यू फॉर प्रिंसिपल पेड बियॉन्ड ड्यू डेट आउट ऑफ 2 बट रिलेटिंग टू लेबो। ठीक है, उसके बाद बैलेंस जितना बच गया हमारा हम वो बता देंगे इसमें, वो स्टेटस ऑफ इंटरेस्ट अप टू रिपोर्टिंग डेट, यानी कि किस डेट रिपोर्टिंग जो डेट है उसको स्टेटस कितना है एज ऑन डेट ऑफ साइनिंग ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि जब जिस डेट को ऑडिटर ने बैलेंस शीट साइन की है उस डेट को बैलेंस कितना पे करना है, यानी कि एक तो हमने करंट ईयर में कितना पे किया इसके बारे में बताना है। दूसरा 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनी उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है। ठीक है, तीसरा जो है जो इंटरेस्ट ड्यू फॉर प्रिंसिपल पेड बियॉन्ड ड्यू डेट, यानी कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग है उसमें से हमने ड्यू डेट के बाद कितना प्रिंसिपल पे किया है और उस प्रिंसिपल पर ब्याज कितना बना है, ड्यू डेट के बाद जो पे किया उस पर ब्याज कितना बना। उसके बाद जो है अनपेड कितना है ब्याज, हमने अनपेड कितना है, बैलेंस इंटरेस्ट एक्रूड फॉर प्रिंसिपल अनपेड। उसके बाद जिस डेट को बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं उस डेट को कितना जो इंटरेस्ट है वो पेबल है हमें पे करना है उसके बारे में। तो ये जो है डिस्क्लोजर कंपलसरी है हर बायर के लिए जिसका ऑडिट होना है, किसी भी एक्ट में हो, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, चाहे वो कंपनी लॉ में हो, चाहे वो कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट एक्ट में हो, सोसाइटी एक्ट में हो, किसी भी एक्ट में हो तो ये डिस्क्लोजर देना कंपलसरी है। उसके बाद है जो इंटरेस्ट है जो सेक्शन 16 में पे करना है बायर के द्वारा, उस इंटरेस्ट का इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, एज एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? ये बोलता है सेक्शन 23, इंटरेस्ट नॉट डिडक्टेबल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी बात कही गई हो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल और पेड बाय एनी बायर इज नॉट अलाउड, यानी कि इस सेक्शन के अंतर्गत इस एक्ट में जो इंटरेस्ट पेबल है या पे किया गया सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 में इंटरेस्ट पे किया जा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है तो उसमें जो भी ब्याज है जो हमें पे करना है या पे कर दिया गया उसका हमें इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है,
वैसे इस सेक्शन के अंतर्गत जो टीडीएस की लाइबिलिटी इसमें आएगी नहीं आएगी, यानी कि जो 194 जो सेक्शन है उसमें टीडीएस काटने की लाइबिलिटी है बायर की, और बायर उसको इंटरेस्ट पे करेगा, तो उसकी इंटरेस्ट पे टीडीएस की लाइबिलिटी है या नहीं है, ये एक अलग मैटर है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में या फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड कोई केस लो गया बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर इन सीआईटी, क्योंकि ब्याज तो लागू हुआ नहीं इनकम टैक्स में। अब जो बायर है वो कोर्ट में चला गया, 2010 में उसका डिसीजन आया, वो क्या कहता है जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बना दिया गया और बायर ने उसका बेनिफिट ले लिया, लेकिन ये एक्ट बोलता है इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या कहता है पेनल्टी का, इस एक्ट में पेनल्टी लगेगी। ठीक है, कितनी पेनल्टी लगेगी, क्यों पेनल्टी लगेगी, वेयर वेयर कंट्रावेंशन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 8181 कौन सा था, रजिस्ट्रेशन का सेक्शन था, उसकी कहीं पर कंट्रावेंशन हुई है, या सेक्शन 26 जो के अंतर्गत कोई ऑफेंस किया गया है तो उसमें 1000 रुपये पेनल्टी लगेगी फर्स्ट ऑफेंस पर, और वो ऑफेंस दूसरा है या सब्सिक्वेंटली ऑफेंस है, कंट्रावेंशन है, तो उसमें 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अभी सेक्शन 8 क्या है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और सेक्शन 26 क्या है, सेक्शन 26 में किसी भी मतलब जो पावर दी गई है ऑफिसर को, वो ऑफिसर किसी भी पर्सन से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, मांग सकता है, यानी कि कॉल टू इंफॉर्मेशन का सेक्शन है ये। और यदि किसी ऑफिसर ने, स्टेट ने या फिर सेंट्रल के ऑफिसर से हमारे से कोई इंफॉर्मेशन ली है और हम उसको इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर रहे, तो उस केस में भी पेनल्टी 10,000 रुपए तक लग सकती है सेकंड ऑफेंस पर। उसके बाद वेयर ए बायर कंटामिनेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 कौन सा सेक्शन था, डिस्क्लोजर का सेक्शन था, जो 5 डिस्क्लोजर हमने देने थे, जिसके बारे में हमने देखा था। यदि उसका कंट्रावेंशन है इस एक्ट में, तो सेल वर्ड है, सेल नोट बी लेस देन 10,000, जो पेनल्टी है 10,000 से कम नहीं लगेगी, 10,000 से ज्यादा ही भी लग सकती है, लेकिन कम से कम 10,000 है यदि हम डिस्क्लोजर नहीं देते एज पर सेक्शन 22। और दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात, जो ये एक्ट है, इस एक्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है, ओवर राइडिंग इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 15 से 23 के जो सेक्शन है, शेल हैव इफेक्ट नथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन therewith contained in any other law for the time being in force। यानी कि जो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 23 तक के जो सेक्शन है, सेक्शन 15 क्या है, पेमेंट की लाइबिलिटी, सेक्शन 16 क्या है, ब्याज की लाइबिलिटी, सेक्शन 17 क्या है इस एक्ट का, कि ब्याज और प्रिंसिपल बायर को पे करना ही करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन 17 है, सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, 23 जितने भी ये सेक्शन है, डिस्क्लोजर का सेक्शन चाहे कोई भी सेक्शन है, इन सेक्शन को इंडिया के अंतर्गत जितने भी एक्ट हैं वो सारे के सारे, उन सभी एक्टों में कुछ भी लिखा हो तो ये सेक्शन कंपलसरी अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो इस एक्ट सेक्शन के द्वारा सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 23 MSMED एक्ट 2006 को पावर दी गई है कि यानी कि इन सेक्शनों को कोई भी एक्ट सुपरसेड नहीं करेगा, ये सेक्शन अप्लीकेबल ही होंगे, चाहे किसी दूसरे एक्ट में कुछ भी क्यों न लिखा गया हो। तो जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन एमएसएमई के जो राइट्स को मजबूत करते हैं, उसको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो जो ये सेक्शन है, जो ये सुपरसीड का जो ये ओवर राइटिंग इफेक्ट का जो सेक्शन है, ये जो है बायर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनको मतलब उन पे हिट करता है, उन्हें हिट करता है जो बायर के राइट्स को। तो ये एक अलग बात है कि ये सेक्शन सही है या नहीं है। तो लेकिन अब हम देखें कि जो ये इस एक्ट का सेक्शन 24 जो है वो सारे के सारे एक्टों को ओवरराइड करवाएगा, यानी कि सभी एक्ट, किसी भी एक्ट में कुछ भी क्यों ना लिखा गया हो, इस एक्ट के सेक्शन 15 से 23 सेक्शन लागू रहेंगे। अब जो इस सेक्शन के अगेंस्ट जो है अपील की गई हाई कोर्ट में ईडन एक्सपोर्ट कंपनी एंड अदर के द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया में, कि जो सेक्शन उन्हें क्या प्लेलिट दी टू डिक्लेयर सेक्शन 15 टू 24 ऑफ द चैप्टर 5 ऑफ द एमएसएमई एक्ट 2006 वो जो है गलत है, वो जो बायर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उससे उनका हनन हो रहा है बायर के। तो इसमें जजमेंट क्या आया कि जो ये
अपील की गई है, जो रिट पिटिशन डाली गई है, इसमें मिस कन्वे किया गया है, लैक ऑफ मेरिट्स है, इसलिए इसको डिसमिस कर दिया, यानी कि जो अपील की गई थी कि जो ये एक्ट है, जो इस एक्ट के जो ये सेक्शन है, ये सभी एक्ट को सुपरसीड करते हैं, तो इसलिए सेक्शन ये गलत है इस एक्ट के, तो ये अपील डिसमिस कर दी गई मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट में एक अपील की गई कि जो हमारा एक सेक्शन था 17 नहीं था, वो 18 सेक्शन में है, जिसमें यदि हम कहीं पर भी जाते हैं अपील करने के लिए, तो उस केस में 75% की डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट थी बायर के द्वारा सप्लायर को, कि वो 75% पे करे, उसके बाद उसकी जो केस है वो सुना जाएगा किसी भी और दूसरे के कोर्ट के अंदर। तो उस केस में भी उसकी उस पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया ड्यू टू नॉन डिपॉजिट ऑफ 75%, यानी कि जो सेक्शन 18 में जो कंडीशन है 75% जमा करवाने की, वो भी कंपलसरी है, उसके लिए भी मद्रास हाई कोर्ट ने जो रिट डाली थी वो डिसमिस कर दी। ठीक है, तो दोस्तों ये था सारा कुछ एमएसएमई एक्ट के प्रोविजन के बारे में, इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में, कि किस किस सेक्शन में सप्लायर के राइट्स को बचाया गया है इस एक्ट के द्वारा। सेक्शन 15 हो, चाहे 16 है, 17 कोई भी सेक्शन है, तो हो सकता है इन सब के बारे में आपको पता ना हो, और इस वीडियो के द्वारा आपको इन सब के बारे में पता लगा हो। तो मैं आशा करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी, तो इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों प्लीज ऐसा करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें एमएसएमई एक्ट से रिलेटेड, एमएसएमई के बेनिफिट से रिलेटेड, या फिर जो ग्रांट प्रोवाइड की जाती है एमएसएमई को उनसे रिलेटेड, और एमएसएमई समाधान जो पोर्टल है उसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यदि आपको इन सब के बारे में जानना है, किस तरीके से हम एमएसएमई समाधान पोर्टल पर जाकर अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, तो इन सब के बारे में जानने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।